नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। इस कार्यक्रम में आज हमारे खास मेहमान हैं आईएमए के इंदौर अध्यक्ष डॉक्टर उल्लास महाजन। महाजन जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कल पूरे देश में डॉक्टरों ने हड़ताल की। आए दिन डॉक्टर हड़ताल करते रहते हैं, कभी गांव के मुद्दे पे, कभी मारपीट के मुद्दे पे। कल पूरे देश में हड़ताल हो गई, क्या मामला था? जहां तक आपने बताया कि आए दिन हड़ताल करते रहते हैं, तो उससे मैं इसलिए मंजूर नहीं कर सकता हूं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वावधान में, मुझे लगता है ये तो पहला ऐसा कुछ ये हमने किया है कि पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टरों ने एक साथ मिलके आईएमए के बैनर के तले और हमने हड़ताल करी हुई है। ये एक दिन की जो हड़ताल करी हुई है हमने, हड़ताल की आप जहां तक जो बार बार की बात करते हो, वो जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल की आप बात कर सकते हो कि वो लोग हड़ताल पे जरूर जाते रहते हैं, मगर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक संस्था जिसके कि 2.25 लाख मेंबर्स है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसका दबदबा है, एक प्रकार से अपन कह सकते हैं, उनकी स्ट्राइक होना बहुत बड़ी बात है। और उसके पीछे कोई वाजिब कारण ही रहे होंगे जिसके कारण से आईएमए क्या कारण है बता दीजिए। जो एक नया एक्ट प्रपोज्ड है, मेरा वही बताना चाहता था कि ये जो हमने स्ट्राइक करी थी नेशनल काउंसिल फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज इन हेल्थ, क्या उसमें एक जो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा था, जो 3 खास मुद्दे थे जिसके ऊपर हमने ये स्ट्राइक करी थी जी। उसके ऊपर नंबर 1 था NCHRH बिल, जो नेशनल काउंसिल फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज इन हेल्थ, इस नाम से एक जो बिल 2011 के द्वारा गवर्नमेंट पेश करने जा रही है, उसके ऊपर उसके अगेंस्ट में हमने ये बेसिकली किया हुआ था। और उसके हिसाब से उनका जो सरकार की जो मंशा है वो इस प्रकार से है कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और जो नर्सिंग काउंसिल है, इसके ऊपर एक बॉडी बनाई जाए, कमीशन बनाई जाए, और जिसके अंदर जो मेंबर्स रहेंगे वो गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड रहेंगे, कोई अपॉइंटेड मेंबर्स उसके अंदर नहीं, उस पर कोई इस प्रकार से इलेक्शन के द्वारा मेंबर्स नहीं बनाए जाएंगे। एमसीआई में तो इलेक्शन होते थे, भ्रष्टतम लोग थे एमसीआई में, पूरे देश में मेडिकल चिकित्सा का सत्यानाश करके रख दिया। भ्रष्टतम लोगों को यहाँ तक कि सीबीआई के छापे पड़े, उन पे जेल जाना पड़ा। मैं बिल्कुल मानता हूँ, नियंत्रण तो होना चाहिए सरकार का। इसके अंदर मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक आदमी जिसके खिलाफ ये सब आप बात कर रहे हो, वो मानता हूं मैं कि वो आदमी बहुत भ्रष्ट था, उसके कारण से पूरे मेडिकल कॉम की इमेज खराब हुई थी, इसमें कोई शक नहीं है। बट एक आदमी के कारण से पूरे मेडिकल समाज को इस प्रकार से मानना कि वो सब भ्रष्ट है, ये तो गलत हो जाता है। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया 1956 से बनी हुई संस्था है, और उस समय जब गवर्नमेंट ने इसको पास किया था, उसी समय बोला गया था कि इट विल बी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन रहेगी, जिसके ऊपर कि गवर्नमेंट का कोई नियम कायदा नहीं चलेगा। जब उसके हिसाब से बनी हुई जो है धारा, वो उसके हिसाब से काम चल रहा था। डॉक्टर साहब, चिकित्सा का खर्चा सरकार करे, सरकार मेडिकल कॉलेज खोले, सरकार अस्पताल खोले, और कंट्रोल रहे सरकार के हाथ में नहीं, ऐसा क्यों? गवर्नमेंट कॉलेजेस खोलने के लिए तो मानता हूँ मैं, इसमें कोई शक नहीं है। पुराने जमाने के जो नेता लोग थे उनके हिसाब से आप बात करते तो मैं मानता हूँ, विश्वास करता हूँ कि उनके भरोसे पर काम छोड़ दिया जाता है। बट आज की तारीख में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ज्यादा हो गए हैं। 50-60% से ज्यादा कॉलेजेस ने मान्यता दी है उन लोगों को। सरकारी मेडिकल कॉलेजों को एमसीआई दबाती है कि आपके पास ये स्टाफ नहीं है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों का क्या हाल है? वहां किराए पे मजदूरों को लाके मरीज बना के भर्ती कर दिया जाता है। वहां का स्टाफ फर्जी स्टाफ होता है, वहां लेबोरेटरी ढंग की नहीं होती। तो जो अच्छे कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, उन पर तो नियंत्रण है। तो एमसीआई के ऊपर, एमसीआई से लोगों की सहानुभूति कम होती है। मैं उसके कारण बताना चाह रहा हूं मैं कि एमसीआई, जहां तक एमसीआई का सवाल है, जब तक एमसीआई काम कर रही थी, आप इस डॉक्टर साहब का नाम छोड़ दो कि जिसके कारण से इनकी इमेज अपन खराब हुई है, बट उससे पहले जो एमसीआई के पदाधिकारी थे या जो काम कर रहे थे, उसके कारण से मेडिकल का स्टैंडर्ड मेंटेन रहा हुआ था। इसमें तो आपको मानना पड़ेगा कि मेडिकल कॉलेजेस हम जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, उस जमाने का स्टैंडर्ड आप देखो या आज के जमाने का स्टैंडर्ड देखो, उसके अंदर जमीन आसमान का फर्क पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, मानता हूं मैं इस बात को। मगर उस समय जो अभी भी आज आपने देखा होगा कि ये जो परमिशन दी गई थी, यदि आप जिस कॉलेज का नाम लेना चाहते हो कि उसके अंदर कुछ इस प्रकार के फर्जी लोगों को बिठा दिया गया था, उसके अंदर भी केसेस लगे हुए हैं जी। और वो केसेस किसके ऊपर लगे हुए ये भी आपको मालूम है कि किस प्रकार से एमसीआई के डॉक्टर्स ने उसको मना किया था परमिशन देने के लिए। उसके बाद में किसी नेता द्वारा उसको रिकमेंड किया गया और उसके बाद में उसको परमिशन मिली है, और अल्टीमेटली उस नेता के खिलाफ केस चालू हो चुकी है। मेरा कहने का मतलब यही है अल्टीमेटली कि सिर्फ डॉक्टर उसमें दोषी न मानते हुए, डॉक्टर्स किसके अंडर में काम कर रहे हैं
उसके ऊपर भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये पूरा दिन कल जो पूरे देश में डॉक्टरों ने हड़ताल की, एमसीए के मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, तो क्या उसका लक्ष्य हो? मैंने कहा ना कि इसको एक तो हमारा जो बताया कि ये जो एक नियम तो मैंने बताया आपको कि एनसीए 4H जो बिल एक बना हुआ है, उसके अलावा एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट नाम की चीज गवर्नमेंट लाना चाह रही है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बिल है। तो ये तो यानी इसकी तो मैं आपको मजेदार किस्सा बताऊंगा कि इसके ये बिल जब लाया गया था उससे पहले भी 2008 के अंदर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी हुई थी उसके ऊपर कि इसके ऊपर पार्लियामेंट्री में भिजवा दिया गया था इस बिल को। तो उस समय जो अमर सिंह जी उसके ये कुछ अध्यक्ष वगैरह थे, उस समय वो इंदौर में भी आए थे और सब लोग उन्होंने दौरा किया था कि डॉक्टरों का व्यू उसके बारे में जानने के लिए। तो सभी डॉक्टर्स ने उसको विरोध किया था कि इस प्रकार का बिल न लाया जाए। और अमर सिंह जी भी इस बात को मान गए थे, बट उसके बावजूद भी उन्हें अमर सिंह जी की रिकमेंडेशन थी कि वो बिल न लाया जाए, उसके बावजूद भी उसको गवर्नमेंट ने पारित कर दिया। मेरा कहना मतलब कि तुम पार्लियामेंट्री कमेटी बना रहे हो और उसके रिकमेंडेशंस को डॉक्टरों से लेने के बाद में आप उसको बेसुनी करते हुए और फिर भी वो बिल लाना चाह रहे हो, तो मुझे उसका मकसद समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्यों किस प्रकार से बिल लाना चाह रही है। एक मरीज के या एक आम आदमी के नजरिए से एक सवाल करना चाहता हूं मैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर कहाँ डिस्पेंसरी खोले, इस बारे में नियम बनने वाले इस पर आपको कि इतना एरिया होना चाहिए। इंदौर में देखिए डॉक्टरों की बड़ी बड़ी कोठियां, उनके पास लग्जरी कारों के काफिले हैं, ठीक है, लेकिन जो मरीज आता है उसे वो बिठाएंगे गैरेज में ही जहां टीन टपरा होगा। जब करोड़ों रुपए मरीजों से कमा रहे हैं, लाखों रुपए मरीजों से कमा रहे हैं, तो उनके बैठने की जगह ढंग की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैं इस बात में तो मैं मानता नहीं हूँ, आप जैसे कह रहे हो कि बैठने के लिए जगह नहीं है। आप एक जनरल प्रैक्टिशनर की बात छोड़ दो, आप एक जनरल प्रैक्टिशनर बेचारा जो अपनी एक छोटी सी 10/15 की क्लिनिक के अंदर अपना काम चला रहा है और गरीब मरीजों की सेवा कर रहा है, वहां पे 10-10, 15-15 रुपए लेके 50 से 60% डॉक्टर जो है आज की तारीख में भी पूरे हिंदुस्तान में अपन बात करें तो दे आर जनरल प्रैक्टिशनर्स। इंदौर शहर में कम से कम 50 डॉक्टर हैं जिनकी रोज की दैनिक आय 1 लाख रुपए से ज्यादा है। नहीं, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं और मैं इसके बारे में कमेंट भी नहीं करना चाहता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ छापे खाने की तरह बैंक नोट पे देवास में है, लेकिन डॉक्टरों के जो डिस्पेंसरी है वो बैंक नोट पे की ब्रांच लगती है। नहीं, ये अतिशयोक्ति कर रहे हो आप प्रकाश जी, मैं मानता नहीं इस बात को कि इस प्रकार से कोई चीज कहीं पे हो रही है। और कानून आप ये भी तो सोचो कि इंदौर में डॉक्टर्स कितने हैं, यानी आप यदि उसमें 10-15 लोगों के नाम भी लेना चाहते हो, उसमें टोटल डॉक्टर्स कितने हैं ये पहले आप विचार करें। यदि इंदौर जैसे शहर के अंदर आज 3-3.5 हजार के आसपास क्वालिफाइड डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स तो और ज्यादा भी हो सकते हैं, पर कम से कम 3-3.5 हजार जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स है उसमें से आप गिने चुने 5-10-15 लोगों के नाम इस प्रकार से कह सकते हो कि जो पैसा कमा रहे हो, हम बाकी जो बेचारे 2,500-3,000 डॉक्टर्स है जो कि अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए किस प्रकार से परेशानियों से गुजर रहे हैं, ये आप उनकी भी तो जरा बेचारों की हालत। अच्छा, गांव में डॉक्टर भेजने के बारे में भी कुछ कानून बन रहा है क्या? गांव के अंदर नहीं, अभी एक दूसरी श्रेणी के डॉक्टर बनेंगे जो गांव में सेवा देंगे। एग्जैक्टली, वो एक बिल अभी आ रहा है यहाँ पे, और वो रूरल हेल्थ के नाम से एक गवर्नमेंट चालू करने की चाह रही है, जो कि 3.5 साल का कोर्स रहेगा। और इस 3.5 साल के कोर्स के अंदर वो गांव के अंदर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं या गांव के अंदर ही सेवा दे सकते हैं। इस प्रकार का कायदा गवर्नमेंट ने ला रही है, उसके भी हम खिलाफ करते हैं, उसको भी हम खिलाफत करते हैं। IMA उसका बिल्कुल खिलाफ करता है। उसका कारण बताता हूँ मैं आपको, क्यों करना चाहता हूँ मैं। उसके पीछे बेसिक रीजनिंग हमारी ये रहती है कि आप ये बताओ कि 3.5 साल का कोर्स देने के बाद में आप 4.5 साल का कोर्स वेटरनरी वालों को रखते हो। आप वेटरनरी का कोर्स 4.5 साल का है, एक नर्सिंग का कोर्स 4 से 4.5 साल का रहता है। BSc नर्सिंग तो 4.5-5 साल में पूरी होती है। वो जो बेचारे नर्सेस और वेटरनरी डॉक्टर्स है वो 4.5 साल में जाने के बाद में वहां पे गाय भैंसों का इलाज करेंगे गाँव में जाके, और वहां के जो आदमी है उन लोगों का इलाज 3.5 साल के डॉक्टर करेंगे। ये कौन सा न्याय, हमको ये समझ में नहीं आ रही बात। हम तो उसके बदले में ये कहना चाहते हैं आपको कि हिंदुस्तान के अंदर हर जगह पे आपने आयुर्वेदिक कॉलेज खोल के रखे हैं, आपने होम्योपैथिक कॉलेज खोल के रखे हुए हैं, आप इनमें से जो डॉक्टर्स निकाल कॉलेज भी खुले हुए। हाँ, तो इनमें से आपने क्वालिफाइड डॉक्टर्स, उनका 4.5 साल का कोर्स है, 4 साल का कोर्स है। आप उन लोगों को यदि गाँव के अंदर भेजना चाहोगे तो वो बिल्कुल जाने को तैयार हो जाएंगे। बट उसके लिए यह है कि मैं भी चाहूंगा कि भाई उनको आप 6 महीने का, साल भर का एक एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दे दो
कि जो थोड़ा सा एलोपैथी के बारे में जानकारी वो ले लेंगे, उसके बाद में उनको गाँव में भेजो। हाँ, क्योंकि जब डॉक्टर की बात होती है तो हम केवल एलोपैथिक डॉक्टर को ही क्यों डॉक्टर मैं वही बताना चाह रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ इस बार, क्योंकि डॉक्टरों की शॉर्टेज है, हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टरों की शॉर्टेज है, और उसको फुलफिल करने के लिए आपको आयुर्वेदिक लोगों का भी सपोर्ट लेना पड़ेगा। सर मैं एक आम आदमी की तरफ सवाल कर रहा हूँ। इस देश में बहुत आबादी है, 121 करोड़ लोग हैं, ठीक है, बहुत से लोग बीमार पड़ते हैं, ठीक है, बहुत से लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, और डॉक्टरों की कमी है। ऐसे लोग हैं जो फीस देके डॉक्टर बन सकते हैं, बनना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर बाधा क्या है देश में? नहीं, बाधा मेडिकल कॉलेज खोलने के संबंधित क्यों बाधा है? नहीं, मेडिकल कॉलेज खोलने के संबंधित जहां तक सवाल है, उसके लिए जो नियम कायदे बने हुए हैं, ये सिर्फ अपने यहाँ के नहीं बने हुए, सब दूर के बने हुए हैं कि भाई एक मिनिमम चीजें उसके लिए होना चाहिए कि आप यदि डॉक्टर, आप ये कानून इसमें ढिलाई क्यों नहीं दे देती सरकार? उसका कारण होता है आपको, क्योंकि यदि हमारा डॉक्टरों का जो ट्रेनिंग रहता है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल ट्रेनिंग नहीं रहता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे। यदि आपने सिर्फ किताबों में पढ़ के यदि कोई डॉक्टरी पास करना चाहे तो आप पास तो कर लोगे, पर प्रैक्टिस में जाने के बाद में आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए उसके साथ में मरीजों को देखना भी उतना ही जरूरी रहता है। यदि आप सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दोगे, क्लिनिक्स में उनको आप नहीं सिखाओगे, पेशेंट किस प्रकार से देखा जाए ये नहीं सिखाओगे, तो वो अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। आईएमए इसलिए भी परेशान है कि इन डॉक्टरों को जो डिग्री ले लेते हैं, एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद प्रैक्टिस करने जाएंगे तो फिर उन्हें परीक्षा देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ। ये बहुत ही सरासर गलत काम है, क्योंकि इस प्रकार से आप इस प्रकार से नियम कायदे, हमने इसके लिए एक्रेडिटेशन कोर्स के लिए जरूर कहा हुआ है कि भाई जो एक एमबीबीएस डॉक्टर बन जाता है या पीजी कर लेता है, उसके बाद में उसको एक मिनिमम नंबर ऑफ सीएमईज या मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना, ये जरूरी कर सकते हो आप कि भाई उतने साल भर के अंदर 2 कॉन्फ्रेंस। दूसरे देशों में ऐसी परंपरा है, दूसरे परीक्षा देनी होती है, परीक्षा देने वाला कानून तो इस प्रकार से वहाँ पे सब दूर तो नहीं है इस प्रकार से। कई देशों में है कि आपने डिग्री ले ली, डिग्री के बाद भी नियमित रूप से हर 3 साल में या हर 5 साल में, क्योंकि मेडिकल फील्ड में रोज नई नई खोज हो रही है। जिस व्यक्ति ने 1980 में एमबीबीएस किया होगा या 1970 में एमबीबीएस किया होगा, हो सकता है कि उसकी तुलना में आज नए यंत्र आ गए। बिल्कुल मानता हूं मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूं आपको कि उसके लिए अपन ये कंपलसरी किया जा सकता है कि आप उसके लिए कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना या सीएमईज को अटेंड करना और उसके हिसाब से उसको मार्किंग्स देना, ये आप कर सकते हो, बट एग्जाम लेना तो तो पैसे देके जाते हैं लोग। नहीं, ये गलत कहना है आप लोगों का। देखिए, सारे डॉक्टर जो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो अधिकतर डॉक्टर कॉन्फ्रेंस के बहाने विदेश चले जाते हैं। कोई कहता है मैं ऑस्ट्रेलिया में कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा हूँ, ऐसा है। इस प्रकार से मैं सब में नहीं मानता हूँ, कुछ लोग जरूर इस प्रकार से जाते होंगे, बट मैक्सिमम लोग मैं बता सकता हूँ आपको कि कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जो जाते हैं वो अपने पैसे से बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाते हुए, और जिन लोगों को वाकई में सीखने की ये जो रहता है, जज्बा रहता है, वो लोग जरूर इस प्रकार से कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। और सीएमईज का जहाँ तक सवाल है, तो सीएमईज तो अपने लोकल लेवल पे भी होती रहती है आज की तारीख में, और वहाँ पे हम करते ही रहते हैं अलग अलग कॉन्फ्रेंस के। तो यहाँ भी विदेश से लोग आते हैं जब ठंड का मौसम होता है, अक्टूबर टू जनवरी कॉन्फ्रेंसेस यहाँ भी बहुत होती है, खास करके दिसंबर के महीने में बहुत होती है, क्योंकि यूरोप में दिसंबर में छुट्टियां होती है। कॉन्फ्रेंसेस के नाम से नहीं कह सकते, पर वो तो बेचारे अपने सेवा करने के हिसाब से आते हैं। जो हमारे जो मित्र लोग जो है अमेरिका में, वो छुट्टी बनाने के लिए जरूर हिंदुस्तान में आते हैं, बट वहाँ पे उन्होंने क्या नई चीज सीखी हुई है ये वो अपने यहाँ पे बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे प्रेसिडेंट था एपीआई का भी, तो हमने इस प्रकार से कई डॉक्टर जो बाहर से आते थे उनको उस दौरान के टाइमिंग्स के अंदर हमने हमारी क्लिनिकल मीटिंग जरूर रखी है। सर, ये आपका आईएमए की इंदौर ब्रांच, इसका डॉक्टरों के व्यवहार पे उन पर कोई नियंत्रण होता है या वो केवल सदस्य होते हैं, क्लब के सदस्यों की तरह? इस प्रकार की जो मैंने बताया आपको कि व्यवहार के ऊपर तो शिक्षा इस प्रकार से अलग से नहीं दी जाती है, बट जिस प्रकार से हमारी मीटिंग्स होती है, प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में जरूर इस प्रकार से बातें होती जरूर हमारी। और जैसे मैंने बताया आपको प्रकाश जी कि इसके अंदर ये जरूर है कि आपके ब्लैक शिप्स तो आपको हर प्रोफेशन में मिलेगी, और उस प्रकार के ब्लैक शिप्स हमारे प्रोफेशन में भी है। हम नहीं मानते कि हमारे 100% सब डॉक्टर जो है बिल्कुल दूध के धुले हैं और उनमें कुछ प्रकार से ये नहीं करते, बट इस प्रकार के आप मेरे को बताओ कि फिर भी यदि मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताऊं तो बीच में जो सर्वे हुआ था यहाँ पे, रीडर्स डाइजेस्ट के अंदर आपने पढ़ा के मुझे मालूम नहीं है, बट उसमें जो सर्वे हुआ था उसके हिसाब से अभी भी आर्मी के बाद में डॉक्टर्स का नंबर है कि जो आप कह सकते हो कि अभी भी इथिक्स से काम करने वाले लोगों में है, और उसके अंदर पॉलिटिशियंस का नंबर 99 आ रहा था। तो वो मेरे यदि आप कंपेरिजन करना चाहो आप तो कहाँ नंबर 2 पे डॉक्टर्स आ रहे हैं और कहाँ ऊपर वहां पे जा रहे हैं, तो इसके बीच में बहुत सारे डॉक्टर बनने के लिए इतना खर्च बढ़ गया है। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को इसमें पहल कर रहा है कि अगर आपको एमबीबीएस करना हो तो 30 लाख 40 लाख की फीस ली जाती है, जो अधिकृत फीस है। उसके अलावा पीजी कोर्स करना तो करोड़ों रुपए लगते हैं उसके लिए, 2 करोड़ 1.5 करोड़ जैसा भी हो।
और इतने सुगठित ढंग से जैसे माफिया काम करते हैं, दाऊद इब्राहिम का ग्रुप काम करता होगा, उस तरह से ये मेडिकल फील्ड के लोग काम करते हैं। नहीं, ये इस प्रकार से चीज़ों को मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। ये जरूर मानता हूँ मैं कि प्राइवेट कॉलेजेस जिन्होंने खोल कर रखे हुए हैं, बट प्राइवेट कॉलेजेस को आप ये भी समझो साहब कि प्राइवेट कॉलेजेस को बढ़ावा देने वाले तो गवर्नमेंट के लोग हैं ना, पॉलिटिशियन लोग हैं ना। आप यदि आज महाराष्ट्र में और कर्नाटक में चले जाओ तो 90% जो मेडिकल कॉलेजेस बने हुए हैं ये आप पॉलिटिशियंस लोगों के बने हुए हैं, और यही लोग इस प्रकार से यदि कर रहे हैं तो उसके लिए कौन क्या कर सकता है। सर, जो नया प्रपोज बिल है उसमें एमसीआई के अलावा नर्सिंग काउंसिल और डेंटल काउंसिल को भी भंग करने की बात है क्या? भंग तो नहीं करेंगे वो। अच्छा, भंग नहीं करेंगे, उसके ऊपर एक बॉडी बन जाएगी। मतलब इन सब बॉडी, हाँ, मेडिकल काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल, डेंटल काउंसिल के ऊपर एक बॉडी, पैरामेडिकल काउंसिल के ऊपर एक बॉडी बनेगी, एंड वो जो भी कुछ लेने का डिसीजन लेने का है वो बॉडी करेगी। और उसके अंदर मैं जैसे बताया कि उसके अंदर हमारे कोई प्रतिनिधि नहीं रहेंगे, वो सिर्फ पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट्स लोग रहेंगे। पर ब्यूरोक्रेसी में बहुत डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं जिन्होंने डिग्री ली है चिकित्सा की और जाके ब्यूरोक्रेसी में काम कर रहे हैं। कई आईपीएस, कई आईएएस डॉक्टर हैं। बट मैं बताऊं आपको कि एक उनका नजरिया बदल जाता है। एक मेडिकल के बाद में, एक मेडिकल में जो बेचारा प्रैक्टिस कर रहा है आदमी, वो जो प्रैक्टिस कर करके ऊपर जा हुआ रहता है, उसको डॉक्टरों के प्रति, उसके बारे में उनकी जो परेशानियां रहती है उसके बारे में जानकारी रहती है। बाकी लोग ऊपर जब चले जाते हैं तो उसके बाद में उनको उनकी परेशानी के बारे में जानकारी इतनी नहीं रह पाती है। ये सर आईएमए का इंदौर जो विंग है ये क्या करता है, क्या क्या गतिविधियां रहती है इंदौर में? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इंदौर ब्रांच में मैं बता सकता हूँ आपको कि मैं प्रेसिडेंट में अभी हूँ पिछले करीब 8 महीने से यहाँ पे, और इसके अंदर हमारी जो जनता के प्रति जो एक्टिविटीज है, यदि मैं आपको उसका ही ब्यौरा दूं तो हमारे कम से कम हर महीने में एक हाथ कैंप हम कहीं ना कहीं लगाते रहते हैं गरीब बस्ती के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों की सेवा तो करते ही है। उसके अलावा फ्री मेडिकेशन जो हमारे पास में सैंपल्स की आती है वो हम देते रहते हैं। उसके अलावा लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसे वर्ल्ड हेल्थ डे अभी हुआ था, उसके अंदर हमने कैंप्स लगा के फ्री में, आईएमए के डॉक्टर्स ने सबने मिलकर वहाँ पे अपने अपने पैसे से, मैं कह सकता हूँ, जैसे मेरे पास में ईसीजी मशीन है तो मैंने अपने ईसीजी वहाँ पे कर दिए, ब्लड शुगर मशीन से मेरे पास में, तो उससे अपन लोग फ्री में ग्लूकोज कर दे। इस प्रकार से कैंप्स हम करते रहते हैं। दूसरे लोगों को एजुकेशन देने की जो बात है कि हम लोगों को अवेयरनेस पैदा करने का है कि भाई क्यों आपको इस प्रकार से बीमारी से बचना चाहिए, कम्युनिकेबल डिसीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स रहते हैं उसके बारे में जानकारी देना, ये सब चीजें। ये भारत सरकार के या मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग से इसका कोई संबंध नहीं है? संबंध अपन थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि उसके तत्वाधान में भी हम कई बार प्रोग्राम्स करते हैं कि वैसे हेल्थ जो डिपार्टमेंट रहता है वो आईएमए को हेल्प चाहता है कई बार कि आप इस प्रकार से हमको हेल्प करो। हमको लगता है कि कई बार उनको कुछ लोगों की जरूरत है, जैसे बीच में हमने एक डायबिटिक डिटेक्शन कैंप रखा था मैंने, तो उसके अंदर इन लोगों की, टेक्नीशियन लोगों की सेवा की जरूरत पड़ गई हमको, तो हमने उनको रिक्वेस्ट कर दिया। हमारे यहाँ जो नर्सिंग स्टाफ है उसको क्वालिफाइड स्टाफ की बहुत कमी है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, स्टाफ की कमी है इसके अंदर। और कमी इसलिए भी रहती है कि प्राइवेट कॉलेजेस ज़्यादा खुल गए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा खुल गए हैं, तो वहाँ पे लोग बाग जाना चाहते थे। गवर्नमेंट के अंदर वही प्रॉब्लम आती है कि गवर्नमेंट के अंदर कम मिलते हैं, सैलरी भी कम रहती है, उसके कारण से लोग प्रीफर नहीं करते जाना। पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर या नर्सिंग होम्स के अंदर आपको स्टाफ की कमी नहीं मिलेगी ज़्यादा। कोर्ट का तो सकारात्मक रवैया नहीं रहा आपके आंदोलन के बारे में? रहा है, आज की जो हड़ताल हुई है उसके बारे में भी रहा है जी। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आज किसी ने तो नहीं दिया, पीआईएल ने जो दर्ज किया उसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से 4 दिनों के अंदर उन्होंने बोला है कि इसके बारे में आप जानकारी देकर हमको 4 दिन के अंदर बताएं। इसका मतलब ही हम ये मानते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारा जो पक्ष था उसको जरूर इसके बारे में ध्यान दिया है। जबलपुर हाई कोर्ट ने भी आपके पक्ष में फैसला दिया। जबलपुर हाई कोर्ट ने तो यही कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार की केस लगी हुई है तो सुप्रीम कोर्ट ही डिसीजन दे उसके बारे में। इस तरह के आंदोलन के जरिए आप क्या, एक तो ये कानून को बनने से रोकना चाहते हैं, और क्या लक्ष्य है आपके? नहीं, लक्ष्य तो हमारा, जैसे मैंने बताया कि अभी क्या हो रहा है कि इसे एक प्रकार से ये माना जा रहा है कि डॉक्टर्स आर द सॉफ्ट टारगेट, आप किसी भी प्रकार से उन लोगों को अपन दबाए रख सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रकार से न करो आप भाई। हमारी भी कुछ एक लिमिटेशन रहती है कि कब तक हम सहन करें किसी भी चीज़ को। अच्छा, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो आप ये आईएमए की हड़ताल, तो मुझे लगता है कि मेरे इसमें तो मैंने पहली बार देख रहा हूँ कि इस प्रकार से ऑल ओवर इंडिया की स्ट्राइक जो मैं देख रहा हूँ ये तो पहली बार ही हुई है कि जब डॉक्टर्स की होता है, डॉक्टर्स के लोकल लेवल पे जी, वो लोकल लेवल पे हो सकती है, स्टेट लेवल पे हो सकती है, बट ऐसा पहली बार मैंने देखा। और इस प्रकार से जो उसका मैंने स्वरूप देखा है कि जिस प्रकार से डॉक्टर्स के मन में भड़ास थी और उसी का परिणाम था कि इतना सक्सेसफुल ये हो पाया। आप कहना चाहते हैं डॉक्टर्स सॉफ्ट टारगेट है? बिल्कुल है। और इनकम टैक्स वाले जो छापा मारते हैं, डॉक्टरों के यहाँ बहुत पैसे निकलते हैं, अस्पतालों में बहुत पैसे मिलते हैं। तो हमारे यहाँ एक मेहमान आए थे, उन्होंने ये बात कही थी कि डॉक्टर्स आर वेरी बैड क्लर्क्स।
आप इससे भी इत्तेफाक रखेंगे कि हिसाब किताब नहीं रखते, पैसे कमा लेते पर हिसाब नहीं रख पाते? फिर मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आप यदि डॉक्टर्स के बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर कितने % लोगों के पास में आप लगता है कि छापे पड़े होंगे, तो कितने हिंदुस्तान के अंदर कितने डॉक्टर के छापे पड़े होंगे? आप समझो, आप पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो उसमें कितने डॉक्टर के छापे पड़े होंगे? हो सकता है 15-20 हज़ार 2,000, इससे ज्यादा तो नहीं। तो टोटल डॉक्टर भी तो देखो आप कितने हैं। मेरा कहना मतलब है कि परसेंटेज ऑफ जो डॉक्टर्स है जिनके यहाँ पे छापे पड़ सकते हैं बेचारे, वो लोग नंबर ऑफ डॉक्टर ज्यादा नहीं है सर उसके अंदर, ये भी बता सकता हूँ आपको। डॉक्टर उल्लास महाजन आप हमारे स्टूडियो आए, हमसे बातचीत की, बताया कि IMA का पक्ष क्या है इस हड़ताल के बारे में। सभी लोग, हमारी शुभकामना है कि चिकित्सा व्यवस्थाएं सुधरे, चिकित्सा के सिस्टम सुधरे। हमें लगता है आप भी यही चाहते हैं। आप हमारे स्टूडियो आए, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। न्यूज़ ब्रेकर्स में फिलहाल इतना ही।